दोस्तों स्वागत है आपका A+ द्रोणा इंस्टीट्यूट। हम लोग इंदिरा नगर में रन करते हैं। इस समय YouTube पे यहाँ पर मैं बायोलॉजी का रिवीजन का पूरा सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें 16 वॉल्यूम 17 वॉल्यूम आ चुके हैं। ये वॉल्यूम भी इसी तरीके से बायो के रिवीजन के लिए है। उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे वॉल्यूम बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नीट के पूरी टीम जो है हमारी, जो खान सर हैं हमारे केमिस्ट्री के, रोहित सर हैं हमारे, परवेज सर हैं, खान सर, रोहित दुबे सर जो फिजिक्स के टीचर हैं, हम लोग मिलकर ट्राई ये करते हैं कि हमेशा जो डिलीवर किया जाए, जो दिया जाए, वो क्वेश्चन के फॉर्म में हो। और यहाँ पर भी बायोलॉजी में भी मैं यही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चैनल पे आप लोग बने रहें और स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात। देखिए, जब आप कोई लीफ देखते हैं तो लीफ में आप देखते होंगे तो लीफ में एक आपको मिड रिब नज़र आती होगी। एक मिड रिब, एक लीफ जब लेते हो, कोई पत्ती लेते हो तो इसमें बीच में एक आपको डंडा नज़र आता है और इस तरीके से कुछ कटे कटे डंडे नज़र आते हैं। तो ये जो लीफ का है, जो उसके अंदर वीन और वीनलेस का जो अरेंजमेंट होता है, इसको वेनेसन कहते हैं, याद रखिएगा। और वेनेसन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, याद रखिए। मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। DR, डॉक्टर को DR कहते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को MP कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं एक वॉल्यूम में रिपीट कर रहा हूँ, DRMP। डाइकॉट, D फॉर डाइकॉट एंड R फॉर रेटिकुलेट। डाइकॉट जो होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन का होता है और जो मोनोकॉट होता है वो पैरेलल वेनेशन का होता है। ठीक है, तो DRMP इस बार क्लियर रहिएगा आप लोग। कोई भी डाइकॉट आए तो अधिकतर डाइकॉट जो होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन के होते हैं और जो मोनोकॉट होते हैं वो पैरेलल वेनेशन के होते हैं। इस बात आप याद रखना। अब देखिए, मैं बार बार फैमिली पे फोकस इसलिए करता हूँ, जो कि पिछले वॉल्यूम पे भी मैंने फैमिली पे काफ़ी फोकस किया है। लिलिएसी फैमिली, कोलिचियम ऑटोनामले, उससे कॉलचिसिन निकालते हैं जो कि माइटोटिक पॉइजन होता है। अब देखिएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो फ्लैटेंड होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है उसमें क्यूब लाइक सेल होते हैं और जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है उसमें जो न्यूक्लियस है वो बेस पे पाया जाता है। ये बात भी आप क्लियर रखना। स्क्वैमस एपिथेलियम हर एक डिफ्यूजन वाले पॉइंट पे पाया जाता है। जो क्यूबॉइडल होता है वहाँ से सिक्रीशन का काम होता है। जैसे स्क्वैमस बात करूँ मैं, स्क्वैमस एपिथेलियम इरेगुलर उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, याद रखिएगा। फिर आता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हर एक डक्ट ऑफ ग्लैंड में, ट्यूबुलर सिक्रीशन में, वो हर जगह जहाँ जहाँ सिक्रीशन वाला फंक्शन होता है वहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो भी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होते हैं वहाँ आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है उसमें सिलेंडर लाइक सेल होते हैं, थोड़े बड़े सेल होते हैं, नीचे बेस पर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और अगर इन सब में अगर सीलिया प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, क्या प्रेजेंट हो जाए? सीलिया, चाहे वो कॉलमनर हो चाहे क्यूबॉइडल, तो उसको हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियम कहने लगते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक बात याद रखिएगा, जो सिंपल एपिथेलियम हम लोग पढ़ते हैं उसका जो मेन काम होता है वो पूरी बॉडी को लाइन करता है, और जो हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ते हैं उसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना। क्या काम करना? प्रोटेक्शन करना। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ब्लड वेसल्स में कौन पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। मैक्रोफेज को हम लोग HIV फैक्ट्री कहते हैं और HIV का फुल फॉर्म होता है क्या? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि क्या कॉज करता है, के थ्रू होता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। किस तरह का वायरस होता है? रेट्रो वायरस होता है, ठीक है, जिसमें हेल्पर T लिम्फोसाइट्स की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे बार बार फीवर, डायरिया, वेट लॉस का कंडीशन होता है और आदमी का डेथ हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बताऊं, हिस्टेमाइन का नाम आपने सुना होगा। और हिस्टेमाइन जो होता है वो एक क्या होता है? वैसोडाइलेटर होता है। और सेरोटोनिन जो होता है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। और एक हिपैरिन होता है, वो होता है एंटीकोएगुलेंट होता है। डायलिसिस वाले में जब डायलिसिस कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में जब पूरे खून को वापस कर रहे होते हैं तो यही तो मिलाते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को कि हमारे बॉडी में जाने के बाद वो जो ब्लड है वो कोएगुलेट ना कर जाए, तो एंटी कोएगुलेंट यहाँ पर देने का काम करते हैं, ठीक है।
अब देखिए ग्लैंड दो तरह की होती है, चाहे एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो ये भी आप अच्छी तरीके से पता है। फैट को स्टोर करने वाले जो टिश्यू होते हैं वो एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है। और जो ये फॉर्मिंग सेल होता है जो कि इस सेल को टिश्यू को बनाता है वो होता है एडिपोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी किसके अंडर आते हैं, तो याद रखिएगा ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की जब मैं बात कर ही रहा हूँ तो इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिन हो जाएगा मीजोडर्मल ओरिजिन। ये मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। ये भी आप क्लियर रखिएगा इस बात को। अब बोन फार्मिंग सेल को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट और कार्टिलेज फार्मिंग सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। तो ये भी सब क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब ब्लड भी तो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो होता है वो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ब्लड में ज़्यादा मात्रा जो होती है ना, वो प्लाज्मा की होती है 55% और 45% जो होते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर प्लाज्मा को ही पकड़ लो तो प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, रिमेनिंग 6 से 8% वहाँ पे प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन्स। तो याद रखिएगा इस बात को, ये ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, प्लाज्मा में वाटर का होता है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मिनिमम मात्रा कितनी चाहिए होती है बॉडी में, 1,50,000, 1.5 लाख करीब। तो ये बात भी आप क्लियर रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक होता है ना, विधानसभा का सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA याद रखिएगा। इसमें से जो मोनोसाइट होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं, M मोनोसाइट, L लिम्फोसाइट्स, ये सब होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। और बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, ओजिनोफिल्स। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है डब्ल्यूबीसी में, न्यूट्रोफिल्स की होती है सबसे ज़्यादा मात्रा, ठीक है। और सबसे कम किसकी होती है, बेसोफिल्स की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मसल की, मसल टिश्यू जो होते हैं वो भी मीजोडर्मली डेराइव्ड होते हैं। और मसल 3 तरह के होते हैं, एक कार्डियक मसल्स, एक होते हैं बोन से अटैच्ड स्केलेटल मसल्स, और एक होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स वाले जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में वाइडर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्केलेटल मसल्स में स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। इसको स्ट्राइएटेड बैंड, स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं। और जो कार्डियक मसल होता है वो इनवॉलंटरी होता है। जो स्मूथ मसल्स होता है बॉडी के अंदर वो क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। पेरिस्टाल्सिस वगैरह मूवमेंट जो होता है सब क्या होता है, इनवॉलंटरी। जो इनवॉलंटरी मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस वगैरह होती है। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। और बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स होते हैं। बोन से अटैच जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइटेड मसल जो सिर्फ और सिर्फ आपका स्केलेटल मसल ही जो होता है वो क्या होता है, वॉलंटरी होता है, बाकी सारे इनवॉलंटरी होते हैं। स्मूथ मसल्स में भी कोई भी स्ट्रिप नहीं होती है। तो स्ट्राइएटेड अगर पूछेगा तो स्ट्राइएटेड में आपका कार्डियक मसल हो गया और स्केलेटल मसल हो गया। तो स्केलेटल मसल काफ़ी अच्छा खासा उसमें स्ट्रिप नजर आती है हमें बहुत अच्छी तरीके से। न्यूरल टिश्यू पूछेगा तो जान लीजिएगा एक्टोडर्मली डिराइव्ड होता है, एक्टोडर्मली डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट बात जो जाननी है वो ये जाननी है, नियासिन का नाम आपने सुना होगा, नियासिन। नियासिन का जो फुल फॉर्म होता है पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। और विटामिन B1 का पूरा नाम होता है थियामीन। इसमें देखो थियामीन मैंने बोला ना, तो यहाँ पे नियासिन इसका पूरा नाम क्या होता है, नियासिन का क्या नाम होता है पूरा, पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। नियासिन का पूरा नाम क्या होता है, IPSC नेम जिसको कहते हो, केमिस्ट्री में IPSC नेम होता है हर केमिकल का। और बोटेनिकल नेम इसमें होता है, बॉटनी में, जूलॉजिकल नेम आपका जूलॉजी में होता है। NBRI कहाँ है, लखनऊ में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ICZN कहाँ है, ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी के लिए क्या बना हुआ है, बोटेनिकल नाम रखने के लिए क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्यू जो फेमस रॉयल बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, लंदन, ठीक है।
तो इस तरीके से इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में है, कलकत्ता। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है, जहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसेरस पाए जाते हैं। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो होती है 2 से 3 दिसंबर को आई थी 1984 में। साइनो को ये आपका पानी लीक कर गया था, सोचिए पानी लीक कर गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं। याद रखिएगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। B1 को थियामीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, यही नियासिन की मैंने बात की थी। B3 को नियासिन कहते हैं, ठीक है। और B7 को बायोटीन कहते हैं, B7 को बायोटीन कहते हैं। B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। पूछता आपसे कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? कोबालामीन, ठीक है। ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। और विटामिन के को फिल्लोक्विनोन कहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन होते हैं? ए डी ई के, एडेक, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। बाकी सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कौन उसको कन्वर्ट करता है? एंजाइम कन्वर्ट करता है। अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, कच्चा माल जो होता है वो आगे चल के एक उत्पाद बनेगा, उसमें उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है, यानी कि एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो अगर उस जो रिएक्टेंट है उसमें क्या होते हैं? रिएक्टेंट जो होता है वो जाके एंजाइम में बैठता है। एंजाइम में पाए जाते हैं एक्टिव साइट्स, है ना। अगर उस एक्टिव साइट्स में कॉपी मार के कोई और बैठ जाएगा तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसी तरीके से कुछ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, है ना। याद रखिए स्टेटिन मोलस्कस परप्यूरस से बनाया जाता है। स्टेटिन जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। और करता क्या है? जैसे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले जो जीन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जब सिंथेसिस होती है, ये स्टेटिन जो हम लोग खाते हैं टैबलेट के फॉर्म में, तो वो जाता है, स्टेटिन ऐसा फार्मूला होता है कि वो इनहिबिशन कर देता है, कोलेस्ट्रॉल बनता ही नहीं, ये जाके खुद ही बैठ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर काम आता है। हीमोग्लोबिन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। सिकल सेल अनीमिया में आरबीसी का शेप बदल जाता है। और थैलासीमिया में नंबर ही चेंज हो जाते हैं। कहीं क्वालिटी प्रॉब्लम आ गई, कहीं क्वांटिटी प्रॉब्लम आ गई। थैलेसीमिया में क्वांटिटी की प्रॉब्लम आ गई और सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी की प्रॉब्लम आ गई। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं रहते हैं, जैसे कि 6 से 8 मिनट कहीं भी कट जाता है आपका, तो 6 से 8 मिनट में क्या होता है, वहाँ पे जम जाता है आपका, क्लॉटिंग हो जाती है। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग नहीं होती है। इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। महारानी विक्टोरिया को भी ये बीमारी थी, ठीक। तो ये एक्स लिंक्ड बीमारी है, रेसेसिव बीमारी है। और जो सिकल सेल एनीमिया है वो ऑटोजोमल बीमारी है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, रेसेसिव बीमारी है। ये भी आप याद रखोगे। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की 2 चेन होती हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन। बीटा चेन के 6वें पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, बीटा चेन के 6th पोजीशन पे चेंज आ जाता है थोड़ा सा। और वो चेंज क्या होता है, ए की जगह यू आ जाता है। GAG कोडान ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, जॉर्ज गैमो ने बोला था। ट्रिपलेट फॉर्म में कोडान होते हैं, जॉर्ज गैमो ने बोला था। GAG से जो बनता था, अब GAG से वो ना बन के ग्लूटामिक एसिड बनता था GAG से, अब GUG हो जाता है, एक जगह U आ जाता है बीच में, तो वैलिन बनने लगता है। तो जो काम ग्लूटामिक एसिड से होता था, शेप आरबीसी का बाइकॉन्केव बन जाता था, वैलिन आ जाएगा तो वो शेप नहीं रह जाएगा, सिकल शेप हो जाता है। मुझे अलविदा दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय।